तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें स्मॉल टाउन का कुआं दिखाया गया, जिसमें से हमें जिगोई की आवाज आती है। वो कह रही थी कि इस दुनिया के लोग हमें अच्छाई की राह पर चलने के लिए बताते रहते। उन्होंने इस रास्ते को नाम दिया द पाथ ऑफ ग्रेट डाओ। जो भी इस पर चलता रहा उसने एनलाइटनमेंट हासिल करने का दावा किया। मगर ये सब तो यहाँ के बुढ़े खूसट लोगों के सड़े हुए रूल्स हैं। ये लोग मुझ में बदलाव करके मुझे उनके हाथ की कठपुतली बनाना चाहते। उन कुत्तों ने मुझे स्क्रिप्चर्स रटने पर मजबूर किया, ऐसे स्क्रिप्चर जिनका मतलब तो खुद ही ने भी नहीं पता। वो चाहती थी कि मैं अपने हर एक इमोशन को सप्रेस करके एक बेकार सी ह्यूमन बन जाऊं। एक बार मैं ह्यूमन बन जाती तब इनके सारे अरमान पूरे हो जाते। लेकिन मैं इनकी बात क्यों सुनूं? क्या मैंने इनकी बातें इसलिए माननी चाहिए क्योंकि मेरे अंदर अलग ब्लड है जो कि इस मॉर्टल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता? ये सब तो बकवास है। इनके एनलाइटनमेंट और इनके ग्रेट डाओ की ऐसी की तैसी। ग्रेट डाओ तो बस एक जरिया है जिसका इस्तेमाल करके ये लोग अपने एम्बिशंस को पूरा करके सब कुछ कंट्रोल करना चाहते। और उतने में ही स्मॉल टाउन के एंसेस्टर उस पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि ये सारी बातें तकदीर से जुड़ी हुई है जिसका फैसला तुम नहीं ले सकती। तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हें हमारी बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन मास्टर जीशांग ने जिगोई पर रहम दिखाया। वो स्मॉल टाउन के एंसेस्टर से कहने लगे कि अगर ये रूल को ब्रेक ना करे तो इसे यहाँ रहने देने में कोई दिक्कत नहीं। मैं भी इस दुनिया के कई सारे नियमों के खिलाफ हूँ। आपके रूल्स के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग हमेशा कमजोरों को बुली करता है, मगर हमने हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाहिए। ये ड्रैगन अब कमजोर हो चुकी है तो इस पर रहम दिखाओ। जिगोई कहने लगी कि मास्टर जीशांग सबसे अलग थे, मगर मैं भी उन्हें ठीक से समझ नहीं पाई। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बस उन्हीं की वजह से। मैंने अपने एग्जिस्टेंस को छोड़कर एक ह्यूमन बनने का फैसला लिया जो कि मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर डैली का एम्परर लू क्लैन के एल्डर से पूछ रहा था कि बताए प्रिपरेशंस कैसी चल रही। जिस पर मास्टर लियो कहने लगे कि हमारे डैली डायनेस्टी के पास टोटल 12 फ्लाइंग सोर्ड्स हैं, जो कि पूरी तरह से डैली के फ्यूचर के साथ जुड़ चुकी। तो अगर हम उन सभी सोर्ड्स को एक साथ अनलिश कर दे तो अगले 20 सालों तक हम उनका दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उतने में ही एम्परर अपने बेटे सोंग जिनशिन से कहने लगे कि तुम मास्टर लू के साथ काफी दिनों से ऑरास को रीड करने की आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बताओ क्या तुम उस लियांग की कल्टीवेशन रॉल्म को सेंस करके बता सकते हो कि वो कौन सी स्टेज पर है? जिस पर सोंग जिनशिन कहने लगा कि मेरा परसेप्शन अभी भी बिल्कुल भी क्लियर नहीं। तो मास्टर लू तुरंत ही एम्परर को समझाने लगे कि इस आर्ट को सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है और वैसे भी उस लियांग ने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन को हाइड किया है। तो अगर जिनशिन ने उसे थोड़ा सा भी महसूस किया तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इनका टैलेंट तो ऑलरेडी इनके साथियों को काफी ज्यादा पीछे छोड़ चुका। जो सुनते साथ ही एम्परर जिनशिन को शाबाशी देने वाले थे, मगर वो बंदा तुरंत ही पीछे हट गया। यानी कि जिनशिन अपने फादर को ज्यादा पसंद नहीं करता। वहीं पर मास्टर लू अपनी एक डिस्क को चेक करते हुए बता रहे थे कि लियांग 11वीं या फिर 12वीं लेवल पर हो सकता है। हमारी दुनिया में आज तक बस 10वीं रेल्म के ही कल्टीवेटर्स पाए गए, मगर पता नहीं कैसे ये बंदा उस लेवल को भी सरपास कर चुका। अगर एक्सेप्शन की बात की जाए तो स्मॉल टाउन के मास्टर रुआन भी 11वीं लेवल को अचीव कर पाए। उनके बावजूद भी कुछ और कल्टीवेटर्स थे जिन्होंने 12वीं रेल्म को अचीव कर लिया, मगर वो लोग अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिस पर जिनशिन कहता है कि हो सकता है कि लियांग 13वीं रेल्म का कल्टीवेटर हो। जिस पर मास्टर लू ने जवाब दिया कि 13वीं रेल्म के कल्टीवेटर्स तो डिवाइन कॉन्टिनेंट में भी नहीं मिलेंगे। तो हमारी मॉर्टल रेल्म में ऐसे पावरफुल लोगों का मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लोग फिनिक्स के फेदर्स या फिर यूनिकॉर्न के हॉर्न जैसे ही रेयर होते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई बंदा 13वीं रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर पाया है तो वो हेवन और अर्थ का सबसे ग्रेटेस्ट लेजेंड है। इस रेल्म पर पहुंचते ही डाउ ऑफ हेवन तुम्हें ट्रेस करेगा और अपने साथ हेवन में असेंड होने पर मजबूर कर देगा। ऐसे महान लोगों के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं, उन्हें तो हेवन में असेंड होना ही पड़ेगा और इसी वजह से इसे असेंशन रेल्म कहा जाता है। असेंड होने के बाद ऐसे लोगों की बॉडी और सोल के साथ क्या किया जाता है इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। जिस पर जिनशिन कहने लगा कि मेरे ख्याल से वो बंदा असेंशन रेल्म का कल्टीवेटर होगा और ये सुनते साथ ही मास्टर लू का आर्टिफैक्ट ग्लो करने लगा। वहीं पर एम्परर भी जिनशिन पर गुस्सा हो गए थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बातें नहीं निकलती। खैर अगर वो लियांग 13वीं रेल्म का कल्टीवेटर भी रहा तो भी हमारी डैली डायनेस्टी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। आज हम जो कुछ भी है वो बस हमारी ताकत और मेहनत के दम पर। ये सारी बातें तुम्हें सोंग यूजांग ने बचपन में ही सिखानी चाहिए थी, मगर उस बेवकूफ में इतना दम ही नहीं था कि तुम्हारे सामने अपना मुंह खोल पाए। खैर मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। दरअसल तुम्हारी मदर तुम्हारे छोटे भाई को ज्यादा पसंद करती है, लेकिन मैंने हमेशा ही तुम पर यकीन किया। मुझे पता है कि आगे चलकर तुम इस डायनेस्टी को संभाल पाओगे और इसी वजह से तो तुम स्मॉल टाउन में सर्वाइव
सरवाइव कर पाए। उस तूफानी रात में चेनपिंग तुम्हें खत्म करने वाला था, लेकिन उसने सॉन्ग यूजैंग को वहाँ देखकर तुम पर रहम खाया। मैंने यूजैंग को बताया था कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया जाए। जो सुनकर ये सॉन्ग जिनशिन को गुस्सा आने लगा। वहीं पर एम्परर कहने लगे कि मिस्टर जीशांग के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ और हमारी डाली डायनेस्टी उनकी कोई मदद नहीं कर पाई। जीशांग के लिए मुझे हमेशा काफी ज्यादा गिल्टी फील होगा, मगर एक बात अच्छी हो गई कि तुम जीशांग की ही डिसाइपल हो। एटलीस्ट तुम्हें काबिल बनाकर हम जीशांग को प्राउड फील करवा सकते हैं। और उतने में ही एम्परर ने नोटिस किया कि जिगुई उसकी डाली डायनेस्टी के ड्रैगन की एनर्जी को चुरा रही है, तो उन्होंने उसे गुस्से में नीचे पटक दिया। वो कह रहे थे कि जल्दी से मेरी एनर्जी वापस कर दो, वरना तुम्हें किसी कुएं में कैद करवा दूंगा। जो सुनते साथ ही जिगुई ने फटाफट से उनकी ड्रैगन एनर्जी वापस कर दी। एम्परर कहते हैं कि सालों पहले मास्टर जीशांग ने इसे स्मॉल टाउन में पनाह दी थी, मगर इसने तो हर बार जीशांग को तंग किया। ये हर बार उसके सामने बगावत पर उतर आती थी, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलने वाला। और उतने में उन्हें पता चलता है कि लियांग व्हाइट जेड पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिनशिन कह रहा था कि हमें कुछ भी करके इस बंदे को रोकना होगा, तो एम्परर ने भी इसकी जिम्मेदारी सॉन्ग जिनशिन पर सौंप दी। यहाँ पर सॉन्ग जिनशिन अपने पावर का यूज करते हुए इस पैलेस में मौजूद 12 फ्लाइंग सोर्ड्स को समन करने लगा। वेली तलवारें 9 हेवंस में फोर्ज की गई थी, जिसकी पावर के सामने काफी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स भी ढेर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिनशिन ने इन फ्लाइंग सोर्ड्स को एक सेलेस्टियल एरी फॉर्म करने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, मास्टर लू भी एरी को फॉर्म करने में उसकी मदद करने लगे। उन्होंने हेवनली फायर, अर्थली फायर, ह्यूमन फायर और हेल फायर को समन किया। इतना ही नहीं, 4 डायरेक्शंस के 5 गार्डियंस को भी बुलावा भेज दिया था। तो अब वहाँ पर काफी तेज रोशनी फैलने लगी, जिसने व्हाइट जेड पैलेस को चारों ओर से घेर लिया। साथ ही साथ डाली डायनेस्टी की 12 फ्लाइंग सोर्ड्स भी अपनी अपनी चेम्बर से बाहर आ चुकी थी। इन सभी के अलग अलग नाम थे, जिनमें से हमें भी कुछ नाम बताए गए, जिनमें थे पर्पल लाइटनिंग, गोल्डन बुक, जेंग्यू माउंटेन, साओजुन, बुद्धिस्ट चांट, क्लाउड पैटर्न और राइचियस स्पिरिट। वेल, इन फ्लाइंग सोर्ड्स को समन करने की वजह से जिनशिन के चेहरे पर भी मार्क्स अपीयर हुए, जो कि इस बात को दर्शाती है कि सॉन्ग जिनशिन इन तलवारों के साथ जुड़ चुका है। और अब पैलेस पर एक सोर्ड फॉर्मेशन अपीयर हो गया। सॉन्ग जिनशिन कह रहा था कि हमारी डाली डायनेस्टी के पास 12 गार्डियन डेटीज हैं, जो कि हमारे माउंटेन और रिवर के फॉर्चून्स पर ध्यान देते। तो आज मैं डाली के एम्परर के बिहाफ में उन्हें हुक्म देता हूँ कि जल्दी से इन सोर्ड्स को एक्सेप्ट कर लो। जिसके बाद वो सभी फ्लाइंग सोर्ड्स गार्डियन की तरफ रवाना हो गई। यहाँ पर एक डेटी कह रहा था कि इस बार तो हमें भी बैटल में शामिल किया गया। शायद डाली डायनेस्टी का ये वाला दुश्मन काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तब तक एक सोर्ड जाकर माउंटेन डेटी से टकरा गई। उसका सारा एसेंस उस डेटी ने अपनी बॉडी में समा लिया था। वो कहता है कि इंपीरियल ऑर्डर के मुताबिक इस पिक ने सोर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से ये प्रचंड डेटी फाइट के लिए तैयार हो गया था। वही दूसरी तरफ सेंट्रल पिक के डेटी ने भी सोर्ड को रिसीव कर लिया। साथ ही हमें साउथ पिक, ईस्ट पिक और नॉर्दर्न पिक के डेटीज भी दिखाए गए और इन सभी ने इंपीरियल फरमान को एक्सेप्ट करते हुए सोर्ड को रिसीव कर लिया। वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास मेरिट्स हासिल करने का एक सुनहरा मौका है। अगर इस बंदे को खत्म किया तो हेवंस हम पर खुश हो जाएगा। वेल दोस्तों, यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री है। लियांग को मारने के लिए इतना बंदोबस्त इसलिए किया गया था क्योंकि लियांग एक हेवन डिफायर है और साथ ही वो चेनपिंग को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। भले चेनपिंग फिलहाल ज्यादा पावरफुल नहीं, मगर आगे चल के वो काफी ज्यादा भयानक बनने वाला है। तो हेवन ने डिसाइड किया कि चेनपिंग को अभी मारो, सस्ता पड़ेगा, वरना आगे चलकर ये बंदा हेवंस के लिए खतरा बनने वाला है। और अगर बात डाली डायनेस्टी या फिर इन डेटीज की जाए तो ये लोग बस हेवन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और अब जैसे उन्हें लियांग नजर आया, उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। एक डेटी ने अपना बड़ा ही भयानक स्लैश अटैक लियांग की तरफ पास कर दिया था, जो कि जंगलों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ने लगा। मगर यहाँ पर लियांग को कोई टेंशन नहीं था। वो अपने 4-5 स्लैशेस एक साथ रिलीज करते उस डेटी के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। लियांग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करने में जरा भी दिलचस्प नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर आया हूँ डाली के एम्परर के लिए, इसलिए जल्दी से साइड में हट जाओ। मगर वो डेटी तो काफी ज्यादा घमंडी था। वो कहने लगा कि यहाँ पर डाली के 12 डेटीज मौजूद हैं, उनके होते हुए भला तेरे जैसा कमीना आगे कैसे बढ़ सकता। जिस पर लियांग कह रहा था कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने ही तुम सभी नमूनों को घेर रखा है। और उतने में उन पर बहुत ही भयानक हेवनली प्रेशर रिलीज होने लगा, जिसके चलते वो सभी डेटीज घुटनों पर आ गए। लियांग कह रहा था कि मेरे सामने हार मानने से तुम लोगों को इतनी जलीलियत फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। जिस पर वो डेटी कह रहा था कि मैं डाली डायनेस्टी की इस पीक का गार्डियन हूँ, तो बिना फाइट करे पीछे हटना मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। और अब वो अपनी जायंट सोर्ड से लियांग पर अटैक करने रवाना हो गया। जो देख लियांग कह रहा था कि अरे बाप रे, ये भी एक जिद्दी बेवकूफ है। खैर, मैंने
मैंने तुम्हें पीछे हटने का मौका दिया था मगर तुमने उसे ठुकरा दिया। और इतना कहते साथ ही लियांग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस डेटी के वेपन के टुकड़े टुकड़े कर चुका। इतना ही नहीं, लियांग की शार्प सोर्ड एनर्जी उसकी बॉडी को पियर्स करते उस डेटी को घायल कर देती है। उसे खत्म करके लियांग कह रहा था कि भाई सिर्फ उस पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए तूने अपनी जान दांव पर लगा दी, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। वही दूसरी तरफ जिनशिन काफी ज्यादा पैनिक होकर बताने लगा कि इस पिग के गार्डियन की गोल्डन बॉडी और फ्लाइंग सोर्ड दोनों भी शैटर हो गई। जो सुनते साथ ही सभी मास्टर्स काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वहीं पर जिनशिन वेस्ट पिग के डेटी को हुक्म देता है कि जल्दी से लियांग को खत्म कर दो। जो देखकर लियांग कहने लगा, अरे वाह, डैली ने तो मेरे स्वागत के लिए काफी अच्छी तैयारी करके रखी है, तो अगर मैं अपनी तलवार को ड्रॉ ना करूँ तो ये फिर बदतमीजी होगी। और अब वो अपनी बाम्बू सोर्ड और साथ ही साथ बाओपिंग की सोर्ड का यूज करते हुए अपनी गजब के स्लैशेस के साथ उस डेटी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तब तक तीसरे डेटी ने अपनी मल्टीपल गोल्डन ड्रैगन्स क्रिएट करते हुए लियांग पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर लियांग उनसे भी निपट लेता है और अब उस डेटी की सोर्ड चीरते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। लियांग का स्लैश इतना ज्यादा भयानक था कि उस डेटी की बॉडी के 2 टुकड़े हो गए। इधर उस डेटी के मरते साथ ही सॉन्ग जिनशिन खून की उल्टियां करने लगा, क्योंकि वो भी सोर्ड एरी के जरिए उनसे जुड़ा हुआ था। तो उन पर किया गया हर एक अटैक सॉन्ग जिनशिन पर बैकलैश कर रहा था। वो मास्टर लू से पूछता है कि बताए वो बंदा एग्जैक्टली कौन सी लेवल पर है। तो उस मास्टर ने अपने आर्टिफैक्ट को चेक किया। वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगे कि ये बंदा तो 12वीं लेवल के पिक पर पहुंच चुका और यही डाली डायनेस्टी के लिए बहुत बुरी खबर थी। डाली का पैलेस 12वीं लेवल तक के बंदों को रोक सकता था, मगर लियांग को रोकना उनके लिए मुश्किल हो चुका। इसलिए एम्परर ने लुआन नाम के बंदे को उनकी अगली मूव की तैयारी करने भेज दिया। एम्परर कह रहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारी डाली डायनेस्टी हार नहीं मानेगी। वही दूसरी तरफ माउंटेन एंड रिवर डेटीज लियांग पर बड़े बड़े माउंटेन से अटैक कर रहे थे, जिसे वो अपनी सोर्ड इसेंस से ही चीर कर उस माउंटेन से बाहर आ गया। उस डेटी ने लियांग को मारने के लिए अपनी सारी डिवाइन पावर्स दांव पर लगा दी, लेकिन लियांग अपनी सोर्ची पावर का यूज करते हुए उसके बॉडी पर कैलीग्राफी कर उसे डिस्ट्रॉय कर चुका। वल यहाँ पर लियांग अपने हैंड राइटिंग का शो ऑफ कर रहा था और ये बात गार्डियन डेटीज को पसंद नहीं आई। वो अपने वेपन्स का यूज करते हुए इस पर हमले करने लगते हैं, लेकिन लियांग ने अपने स्लैशेस का यूज कर उसे भी निपटा दिया। जो देख 2 डेटीज ने मिलकर समय रहते लियांग को कैप्चर कर लिया। वो कह रहे थे कि तू काफी देर से बेफिक्र होकर अपनी शायरी सुनाते हुए हमारे साथियों को मार रहा था, तो बता कहाँ गई तेरी शायरी? अब तो तू हमारे शिकंजे से बिल्कुल भी बच नहीं सकता। तो लियांग अपनी खतरनाक पावर्स रिलीज करते हुए कहने लगा कि मेरी शायरी भी मेरे जैसी ही भयानक है, तो चलो एक हाथ शायरी तुम्हें भी सुना देता हूँ। और अब यहाँ पर वो अपना इमेंसली पावरफुल सोर्ड इंटेंट रिलीज करते हुए कह रहा था कि जब भी मेरा राइचियस सोर्ड इंटेंट रिलीज होगा तब वो अन्याय को जड़ से मिटा देगा। ना मुझे पहाड़ रोक सकते और ना ही नदियाँ, क्योंकि मैं हूँ द फियर्स लियांग। और ये सारी पोएट्री सुनाते साथ ही उसने उन 2-3 डेटीज की बॉडी को शैटर कर दिया था। गाइस जस्ट इमेजिन, इस बंदे के सामने 12 भयानक डेटीज थे, मगर उसने इनके साथ ऐसे निपटा मानो वो कोई मिट्टी के पुतले हो। इतना ही नहीं, लियांग उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि अरे कितनी अफसोस की बात है कि डाली डायनेस्टी के पास तो फाइट करने के लिए असली मर्द भी नहीं। इधर सॉन्ग जिनशिन भी बुरी तरह से घायल था। वो अपने फादर को बताता है कि हमारे 4-5 गार्डियन शटर हो गए, अब तो हमारी जीतने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। वही दूसरी तरफ मास्टर लुआन ने एक डेटी का पपेट फॉर्म कर लिया था। जो देख एम्परर अपने बेटे से कहने लगे कि चलो जल्दी से उठो और इस सोर्ड एरी को परफॉर्म करो, जिस पर जिनशिन कहने लगा कि वो बंदा 13वीं रेल्म का कल्टीवेटर है और ये बात आपको भी पता थी, मगर फिर भी आपने मुझे उसका मुकाबला करने पर मजबूर कर दिया। जिस पर एम्परर कहने लगा कि तुम हार नहीं मान सकते, चाहे फिर तुम्हें इसके लिए अपनी जान ही गंवानी क्यों ना पड़ जाए। चलो अब जल्दी से सोर्ड रिचुअल को परफॉर्म करो। वहीं पर मास्टर लो जिनशिन से कहने लगा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सोर्ड रिचुअल के दरमियान आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आप बस सोर्ड रिचुअल पर ध्यान दो। जैसे ही वो कुत्ता हमारे फॉर्मेशन में एंटर करेगा हम उसका खेल खत्म कर देंगे। तो जिनशिन ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वो कह रहा था कि चाहे आज मैं मारा ही क्यों ना जाऊं, मैं उस लियांग के सामने हार नहीं मानूंगा। और फिर उसने एक बार फिर से सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ बाकी के डेटीज भी वहाँ पर पहुंच चुके थे और सबके सब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लियांग का इंतजार करने लगे। वही दूसरी तरफ सॉन्ग जिनशिन के सोर्ड फॉर्मेशन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जो कि सीधे जाकर लियांग से टकरा चुकी थी। यहाँ पर लियांग अपनी दोनों तलवारों का यूज करते हुए उस एनर्जी को काउंटर कर रहा था। उसने देखा कि डाली डायनेस्टी ने यहाँ पर एक फेक डेटी को फॉर्म किया है। वो कह रहा था कि भले ये फेक डेटी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे हरा नहीं सकती। और इतना कहते साथ ही लियांग ने उसी एनर्जी को उनकी तरफ
तरफ ही पास कर दिया। वो सोड एनर्जी जहाँ से भी गुजरी उसने उस पूरे इलाके को जलाकर राख कर दिया और इसी से हम इस सोड फॉर्मेशन की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। मगर लियांग की सोड एनर्जी के अटैक को डिस्ट्रॉय करते साथ ही जिनशिन का सोड फॉर्मेशन ब्रेक हो गया। यहाँ पर जिनशिन इतनी बुरी तरह से घायल हुआ था कि वो वहीं पर बेहोश हो गया, मगर फिर भी एम्परर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जिनशिन की ऐसी हालत देखकर जिगुई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वहीं पर एम्परर मास्टर लू से पूछ रहा था कि बताए क्या वो बंदा मारा गया, लेकिन मास्टर लू का आर्टिफैक्ट तो बुरी तरह से शेक कर रहा था। वो कहते ना एम्परर, वो बंदा अभी भी जिंदा है। इधर लियांग बड़े कुल अंदाज में अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। वो कहता है कि डाली डायनेस्टी का ये फाइनल अटैक काफी ज्यादा भयानक था, मगर अभी तक ये लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहाँ पर ये मुझे मार सके। और अब वो बड़े स्टाइलिश अंदाज में अपने स्लैश अटैक को रिलीज करते हुए कहने लगा कि डाली डायनेस्टी चलो अब मेरे हमले को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर लियांग का स्लैश अटैक बड़ी तेजी के साथ कैपिटल की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो जिनशिन ने क्रिएट किए हुए डेटिस तुरंत ही उस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर शील्ड फॉर्म कर लेते हैं, मगर उनकी ये पावरफुल शील्ड तो एक सेकंड तक भी टिक नहीं पाई। लियांग का सोड स्लैश अटैक बड़ी तेजी के साथ उसे ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा था और अब लियांग का स्लैश अटैक सीधे जाकर डाली डायनेस्टी के फॉर्मेशन पर टकरा जाता है। दरअसल वहाँ पर एम्परर ने ऑलरेडी एक फॉर्मेशन सेटअप किया था ताकि लियांग उनकी कैपिटल पर डायरेक्ट अटैक ना कर पाए, मगर लियांग ने तो बड़ी इक्वल अंदाज में उस बैरियर की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली का पैलेस अब पूरी तरह से शेक हो रहा था और तभी वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया जिससे दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ चुका था। व्हाइट जेड कैपिटल तिनके जैसी बिखरने लगी क्योंकि वहाँ पर लियांग की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर वो अपनी सोड एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगा कि अगर कोई डेटी जिंदा है तो जल्दी से मेरे सामने आ जाए, मैं फटाफट से उन्हें भी रास्ते से हटाना चाहता हूँ ताकि मेरा ये मिशन जल्दी से पूरा हो जाए। और तभी एक जबरदस्त एंट्री के साथ प्रिंस जैंग की वहाँ पर एंट्री हो गई। दरअसल एम्परर का छोटा भाई था और सोर्ड ऑफ कमिंग की सीजन 1 में हमने इस बंदे की पावर को भी विटनेस किया है। दरअसल लॉर्ड जैंग 10वीं लेवल का कल्टीवेटर था। वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए लियांग से कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहता हूँ, अगर इसमें मैं मारा भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होने वाला। मगर लियांग को तो इस जैंग के साथ फाइट करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो कहता है कि डाली डायनेस्टी का जो भी एम्परर है वो जल्दी से यहाँ आ जाए। मैं चाहता हूँ कि एम्परर मेरे सामने घुटने पर आके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। मैं सिर्फ 10 तक काउंट करूंगा, अगर तब भी एम्परर मेरे सामने नहीं आया तो ये डाली डायनेस्टी पूरी तरह से मिट जाएगी। जिसके बाद लियांग अपनी काउंटिंग शुरू करते हुए सबसे पहले जैंग पर हमला कर देता है। यहाँ पर लियांग का जबरदस्त स्लैश अटैक बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच चुका था। लॉर्ड जैंग उसे बता रहा था कि मेरे पास सभी ग्रैंड मास्टर की फिजिक है, इसीलिए तुम्हारे जैसा स्पेशल इमॉर्टल भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यहाँ पर लॉर्ड जैंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए लियांग के स्लैश को रोकने लगा था। जो देख लियांग कहता है कि मेरे भाई अभी तक मैंने बस अपने एक ही हाथ का यूज किया है, अगर मैं अपने दोनों हाथों का यूज करूंगा तो बता फिर तेरा क्या हश्र होगा। वैसे मैंने सुना था कि तू तो बड़ी बड़ी बातें फेंकने में माहिर है। तुमने सबको ये बताया कि मास्टर जीशांग के साथ फाइट करते वक्त तुमने अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करके उस बंदे की पिटाई कर दी। इधर लॉर्ड जैंग बुरी तरह से घायल होने लगा। वो एम्परर को बताता है कि इस बंदे की सोर्डची काफी ज्यादा भयानक है, ये तो मेरे इंटरनल मेरिडियंस को डैमेज कर रही। और अब लॉर्ड जैंग ने दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तो एम्परर उसे बचाने के लिए अपने फेक डेटी को वहाँ पर भेज देता है। उस डेटी ने फटाफट से जाकर लियांग के स्लैश अटैक को दूसरी डायरेक्शन में रिलीज कर दिया, जिसके चलते लॉर्ड जैंग की जान बच गई थी। लियांग कह रहा था कि अरे ये तो मोहिस्ट आर्मर से बना हुआ डेटी है, और अब उस डेटी ने फटाफट से अपने पुर्जों को जोड़ना शुरू कर दिया। दरअसल इसे कंप्लीट करने का काम कर रहा था मास्टर लुआन। वो लियांग से कहता है कि सीनियर प्लीज यहीं पर रुक जाए। जो देख लियांग कह रहा था कि अरे हाँ मैं इस बुढ़े को जानता हूँ, दरअसल ये है मोहिस्ट क्लैन का लुआन चांगी। मैं वही सोचूं कि आखिर इस डाली डायनेस्टी के पास इतना भयानक ट्रेजर कहाँ से आ गया। जिस पर मास्टर लुआन चांगी बताने लगी कि मैंने ही डाली डायनेस्टी के टावर को डिजाइन किया था, और वो सब किया मास्टर जीशांग के कहने पर। मास्टर जीशांग चाहते थे कि ये पैलेस इनविंसिबल हो, कोई इसे ब्रेक न कर पाए। यहाँ पर मास्टर जीशांग का जिक्र सुनते ही लियांग काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो कहता है कि जीशांग तो मर चुका, मगर तुम्हारी डाली डायनेस्टी इतनी ज्यादा घटिया है कि वो अभी भी जीशांग के नाम का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश कर रही। क्या तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही। यहाँ पर लियांग काफी ज्यादा भड़क चुका था, और फिर उसने एक ही सेकंड के अंदर उस मोहिस्ट आर्मर की धज्जियां उड़ाते हुए मास्टर लुआन को भी घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उस आर्मर के ब्रेक होते साथ ही लियांग का स्लैश अटैक सीधे जाकर जेड पैलेस पर हिट हो चुका था।
जिससे जेड पैलेस 2 हिस्सों में बंटने लगा। वहाँ पर तबाही का ऐसा मंजर था जिसकी डाली डायनेस्टी ने सपने में भी इमेजिनेशन नहीं की थी। और अब मास्टर लुआन लियांग से कहने लगे कि आपके पावर्स को देखते साथ ही मुझे मास्टर ज़ीशांग की याद आ गई। पता नहीं क्यों आप उनके जैसे ही साउंड कर रहे हो। जिस पर लियांग अपनी तलवारों को रखते हुए कहने लगा कि मेरे सामने फालतू की ट्रिक्स मत खेलो। अगर मैंने एक और स्ट्राइक हिट कर दी तो तुम्हारी डाली डायनेस्टी तबाह हो जाएगी। ज़ीशांग ने इस डाली डायनेस्टी के लिए जितने भी ट्रेजर्स दिए थे वो मैं सब के सब वापस लूंगा। और तभी वहाँ पर डाली डायनेस्टी के एम्परर की एंट्री हो गई। वो लियांग से माफी मांगते हुए कहने लगा कि हमने तुम्हारा अपमान किया। लियांग कहता है अच्छा तो तुम हो डाली के एम्परर। अरे वाह, तुमने तो हेवन को काफी अच्छे से उल्लू बनाया। तुमने सीक्रेटली कल्टीवेट करके खुद को 10वीं लेवल तक पहुंचा दिया है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। सो गाइस, दरअसल इस दुनिया में जो भी राजपाट संभालता है यानी कि एम्परर, उसे कल्टीवेट करने के लिए अलाउड नहीं था। मगर इस एम्परर ने तो हेवन की आंखों में धूल झोंक दी। लियांग कहता है चल फटाफट से अपनी गर्दन लेके मेरे सामने आ जा, मुझे उसे उड़ाना है। और सरप्राइजिंगली एम्परर भी इसके लिए मान गया था। वो कहता है कि आप मेरे साथ जो करना है वो करिए, लेकिन मेरी मौत के बाद मैं चाहता हूँ कि आप डाली डायनेस्टी को बख्श दो। जो सुनते साथ ही लियांग अपनी सोड को रेज करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने शर्त रखो। वह सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए क्योंकि लियांग की सोड एम्परर के गले तक पहुंच चुकी थी। मगर उतने में ही लियांग को किसी की आवाज आई। वो एल्डर कह रहा था कि तुम इसे मार नहीं सकते। वह उस आवाज को सुनते साथ ही लियांग कह रहा था कि सुई ज़ांग, क्या ये तू है? साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने आ पाए? क्या तुझे डर नहीं लग रहा कि ये लियांग तुझे काट देगा? दरअसल ये सुई ज़ांग कोई और नहीं बल्कि मास्टर ज़ीशांग का सीनियर ब्रदर था। वो कहता है लियांग, तुमने मुझे बताया था कि मैं अपनी खुद की पाथ को चुन सकता हूँ और मैं जो भी पाथ चुनूंगा उसके लिए मुझे एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है और इसीलिए मुझ में वो हिम्मत आई कि मैं तुम्हारा सामना कर पाऊँ। मैं जानता हूँ कि तुम ज़ीशांग को काफी ज्यादा पसंद करते थे और ज़ीशांग ने इस डाली डायनेस्टी को बनाने के लिए काफी सारी मेहनत की। अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय करोगी तो ज़ीशांग की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जो सुनते साथ ही लियांग ने गुस्से में आकर उस पर अपना स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। वो कह रहा था कि ज़ीशांग मर चुका है लेकिन फिर भी तुम उस मरे हुए इंसान का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे। जिस पर सुई ज़ांग कहने लगा कि भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। ज़ीशांग दिल से चाहता था कि डाली डायनेस्टी एक नई पाथ को फोर्ज कर पाए, मगर फाइनली वो डाली डायनेस्टी से डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि डाली डायनेस्टी के लिए ज़ीशांग ने कुछ अलग ही प्लान्स बनाए और उसमें से कुछ प्लान्स फेल हो गए। खैर, तुम इस बात से तो मना नहीं कर सकते हो कि ज़ीशांग के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सबके सब डाली डायनेस्टी के लॉन्गचॉन काउंटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ज़ीशांग चाहता था कि डाली एक डिफरेंट पाथ को फॉलो करे। सो गाइस, डाली डायनेस्टी और मास्टर ज़ीशांग का एक पुराना कनेक्शन है। डाली डायनेस्टी का फॉर्चून, स्मॉल टाउन, ज़ीशांग और चेनपिंग ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मुझे ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं जरूर से उस वीडियो पर काम करूंगी। आपको बस कमेंट सेक्शन में स्पेशल एपिसोड लिख के देना है। और अब कहानी पर वापिस आते हैं। लियांग सुई ज़ांग से कह रहा था कि तुमने बचपन से ही ज़ीशांग के साथ कम्पीट किया। अगर तुम उसमें हार जाते तो तुम्हें उसके लिए ज़ीशांग से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर तुमने तो हार को एक्सेप्ट ही नहीं किया और वहीं से तुम्हारे दिल में ज़ीशांग के लिए नफरत पनपना शुरू हो गई। तुम्हारे मास्टर के पास ढेर सारी अर्थ शैटरिंग अचीवमेंट्स थी, मगर फिर भी उस बंदे ने अपने टैलेंट्स का शो ऑफ नहीं किया, बल्कि उसने तो खुद को ही अपनी दुनिया में सेक्लूड कर दिया। उसे किसी बात का घमंड नहीं था और ज़ीशांग भी बिल्कुल उनके जैसा बन गया, मगर तुम वैसे नहीं बन पाए। जिस पर सुई ज़ांग कहने लगा कि मास्टर ने हमेशा ही ज़ीशांग को ही पसंद किया था, मगर लियांग तो ये सुनते साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा शातिर थे, तुमने ज़ीशांग को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया और उस अकेले ने ही ओल्ड मॉन्स्टर्स का मुकाबला किया। इसी वजह से तुम ना ही एक इंसान बन पाए और ना ही डीमन, तुम ना एक इमॉर्टल बन पाए और ना ही गॉड। तो तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। जिस पर मास्टर सुई ज़ांग कह रहा था कि मेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट ज़ीशांग की खातिर इस तबाही को यहीं पर रोक दो। जो सुनकर लियांग कह रहा था कि तुम्हारे जैसे शातिर बंदे के साथ तो मैं आर्ग्यूमेंट भी जीत नहीं सकता। खैर, आखिरी बार मैं तुम्हारे मास्टर से मिला था, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने जो भी एक्शन लिया, जिस भी बात को फॉलो किया, उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं थी। इनफैक्ट वो तो उस दिन तुम्हारे हैंडराइटिंग की तारीफें कर रहे थे। अब उन्हें क्या ही पता क्या आगे चलकर तुम उनके दुश्मन बन जाओगे, वरना वो तुमसे पहले ही ढेर सारी राइटिंग लिख के लेते, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते खराब होने के बाद उन्हें तुम्हारी हैंडराइटिंग देखने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनकर ही सुई ज़ांग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लियांग बता रहा था कि तुम्हारे मास्टर को पता था कि
कि उन्होंने तुम्हें ज्यादा अफेक्शन शो नहीं किया और इसी वजह से तुम भटक गए और वो उनकी इस गलती के लिए हमेशा ही गिल्टी फील करते थे। ये सुनकर सुइजैंग कहने लगा कि आखिरकार मास्टर ने ये मान लिया कि मैं जो भी हूँ वो सब उन्हीं की वजह से हुआ। वो गलत थे कि कभी उन्होंने मुझसे प्यार नहीं किया। और यही सब दोहराते हुए सुइजैंग वहाँ से चला जाता है। इधर लियांग ने जैसी अपनी सोड मैन में रखी, एम्परर सीधे पीछे की तरफ पुश हो गया। इनफैक्ट लियांग ने अपनी ऑरा की मदद से इस एम्परर के लॉन्गेविटी ब्रिज को डैमेज कर दिया था। लियांग कह रहा था कि तुम लकी हो जो सुइजैंग ने यहाँ आकर तुम्हें बचा लिया, वरना आज तो तुम्हारी गर्दन यही कहीं पर पड़ी होती। और अब सीन शिफ्ट होकर हम एल्डर लियो को देख पाते हैं। पिछले एपिसोड में ये बंदा लियांग के हाथों घायल हुआ था। ये मारा जाता लेकिन डेटी वेइबो ने उसे बचा लिया। तो सोड कल्टिवेटर जू उसका शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पर जू वेइबो को बताने लगा कि आपके गोल्डन स्टैचू के पीसेस को एक बंदी ने कलेक्ट किया था, मगर फिर उसकी मौत हो गई और वो अपने रीइंकार्नेशन के बाद आपकी सारी मेमोरीज को भूल गई। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस बंदी को हमारी चुआनचांग पैलेस में भेज दूंगा। वहाँ पर वो बंदी पूरी तरह से सेफ रह सकती है और मेरे ख्याल से वो थोड़ी देर में यहाँ से गुजरने वाली है, तो आप भी उसे देख पाओगे। जो सुनते साथ ही वेइबो उसका शुक्रिया अदा करने लगा। जू बता रहा था कि उस लड़की ने कई सारे रीइंकार्नेशन लिए जिसके चलते वो आपको पूरी तरह से भूल चुकी, मगर आपने तो उस लड़की के इंतजार में अपनी कल्टीवेशन को भी डिले कर दिया। तो मुझे बताए कि आप कब तक उस लड़की के इंतजार में रहोगे। मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि आप मूव ऑन करो। जिस पर वेइबो कह रहा था कि मोहब्बत में गिव अप नहीं किया जाता, मैं हमेशा उसका इंतजार करूंगा। वैसे तुम तो डेली के गेटकीपर हो ना, मगर फिर भी तुमने लियांग के साथ फाइट करते वक्त अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया था। जिस पर जू कहने लगा कि उस बंदे के साथ फाइट करने जितनी मेरी औकात ही नहीं है। बचपन में उन्हें देखने के बाद ही मैंने एक सोड कल्टिवेटर बनने का फैसला लिया था। खैर तुमने थर्ड और फोर्थ सेंट के ग्रेट डिबेट के बारे में तो सुना ही होगा। उस वक्त इन सेंट्स की झगड़ों की वजह से दो अकेडमीज का माहौल काफी ज्यादा खराब हो चुका था, मगर उसी वक्त लियांग ने इंटरफेयर करके उनके बैटल को रोक दिया। जिसके बाद लियांग ग्रेट वॉल ऑफ सोड ची पर चला गया, जहाँ पर उसने 100 सालों तक फाइट की, जिससे उसकी तलवारबाजी में जान आ गई। वो महान तो पहले ही था, मगर वहाँ जाने के बाद वो जानलेवा बन गया। इतना ही नहीं, तुमने 13 बैटल्स के बारे में सुना ही होगा। वो बैटल इंसान और डीमंस का भविष्य तय करने वाली थी, मगर अकेले लियांग ने ही पावर्स के दम पर बाजी पलट के रख दी। वैसे मैंने सुना है कि लियांग ने तुम्हें भी स्टैप किया था, मगर तुम तो अभी भी जिंदा हो और काफी ज्यादा जोशीले भी। अब तो तुम हर किसी के सामने स्टाइल मार पाओगे, ये बताकर कि तुम लियांग के हमले से जिंदा बच गए। और यहाँ पर जू वेइबो के मजे ले रहा था और वेइबो भी काफी ज्यादा खुश हो गया। इधर लियांग को आसमान से अपने सीनियर की आवाज आने लगी। वो कह रहे थे कि अर्थ एंड हेवन के सेंट्स रूल्स में बंधे हुए हैं, तो इसी वजह से तुम इस मॉर्टर वर्ल्ड में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना तुम्हारी बस की बात नहीं। तुम तो एक बेफिक्रे तलवारबाज हो। पिछली बार तुमने मॉर्टर वर्ल्ड में जाकर तबाही मचा दी थी, क्या उससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम दोबारा से वहाँ चले गए? जो सुनकर लियांग अपने मास्टर से इरिटेट होते हुए कहने लगा कि जब देखो तब आप बस मेरे पीछे बकवास करते रहते हो। इतना लेक्चर तो मेरी माँ ने भी मुझे नहीं सुनाया था। अगर आपको मुझ पर इतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो यहाँ आकर मेरी पिटाई क्यों नहीं लगाते? खैर आप तो यहाँ आने से रहे, अब मुझे ऊपर आना पड़ेगा। जिसके बाद वो एम्परर से कहने लगा कि तुम्हारे पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं अपनी दोस्त बाओ पिंग की सोड लाया था, तो अब ये सोड तुम उसे वापस लौटा देना। और हाँ, उसके सामने जरा तुम इससे बात करो, वो मेरी दोस्त है। तो एम्परर ने भी डर के मारे हाँ में जवाब दिया। लियांग कह रहा था कि बाओ पिंग इस सोड को अपनी कमर पर होल्ड करके राइड करेगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मॉर्टर वर्ल्ड में उसके जैसी वॉरियर है। और फिर जैसे लियांग ने वो सोड पास करी, लॉर्ड ज़ैंग उसे कैच कर लेता है, मगर इस सोड को होल्ड करना भी उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। वहीं पर लियांग कह रहा था कि अगर तुमने चेनपिंग या फिर उसके दोस्तों पर अटैक करने की जरूरत दिखाई तो मैं लियांग एक बार फिर से हेवनली वेल को चीर कर इस मॉर्टर वर्ल्ड में दाखिल हो जाऊंगा। उस दिन तुम्हारी डायली डायनेस्टी को मेरे कहर से फिर कोई भी बचा नहीं सकता, ना सुइजैंग और ना ही जीशांग का नाम। और उतने में ही लियांग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे डायली डायनेस्टी काफी तेजी के साथ शेक होने लगती है। वहीं पर लियान आसमान की तरफ देखकर कहने लगा कि चलो यहाँ का काम तो खत्म हुआ, अब मैं वापस जा रहा हूँ। उतने में ही उसके सामने एक बहुत ही भयानक फिनोमिना क्रिएट हुआ। उस खूबसूरत नजारे को देखकर ये लोग फाइनली समझ गए कि लियांग 13वीं रॉल्म की इनिशियल नहीं बल्कि पिक पर पहुंच चुका था, यानी कि बस एक ब्रेक थ्रू करके वो सीधा चला जाएगा 14th रॉल्म पर। ये सब देखकर ही डायली डायनेस्टी के तो होश ही उड़ गए। वहीं पर लियांग हेयर स्टाइल ठीक करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि पहले मुझे हेवंस के चमचों से निपटना होगा, तभी मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगा। इधर जिनशिन की मदर सनरुइन तो गुस्से के मारे बौखला गई थी।
ये औरत अब चाहकर भी चेनपिंग को मार नहीं पाएगी। अगर उसने ऐसी जुर्रत की तो लियांग यहाँ आकर उसे जलाकर राख कर देगा। दरअसल लियांग एक हेवन डिफायर था। उसने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस किया ताकि हेवन उसे अपने हाथ की कठपुतली ना बना पाए। लियांग को बेफिक्रे तलवारबाज के नाम से जाना जाता था। वो तो एक ऐसा बंदा है जो हेवन के साथ लड़ता नहीं, बल्कि वो तो हेवन को फुलटो इग्नोर मारता। उसके लिए फ्रीडम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इधर किदुन फॉरेस्ट से गुजरते हुए वेइबो ने अपने लवर को भी देख लिया। भले वो लड़की उसे देख नहीं सकती थी, मगर वेइबो को तो उसे देखते साथ ही राहत मिल गई। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग और उसके साथियों ने भी लियांग को जाता हुआ देख लिया। लियांग ने चेनपिंग को सिखाया था कि सोड सिर्फ हाथ में नहीं होती, बल्कि जिंदगी में होती है। भले लियांग काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर चेनपिंग उसकी पावर से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, बल्कि वो तो इन्फ्लुएंस हुआ उसके फ्रीडम से। वहीं पर लियांग को भी चेनपिंग के साथ बिताए हुए पल हमेशा याद रहेंगे। और अब फाइनली वो आसमान की गहराइयों को चीरते हुए अपर वर्ल्ड में पहुंच गया। वेल यहीं पर द ग्रेट वॉल ऑफ सोर्ची मौजूद थी। यहाँ पर हम चेनपिंग की दोस्त निंग्याओ को भी देख पाते हैं, जो कि डीमंस का खात्मा करने में बिजी थी। और उतने में लियांग ग्रेट वॉल के मास्टर को बताने लगा कि मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। और फिर यहाँ पर उसने डाली डायनेस्टी से हासिल की हुई गार्डियन फ्लाइंग सोर्ड रिलीज करते हुए तबाही मचाना शुरू कर दी। लियांग के इस तोहफे से खुश होकर ग्रेट वॉल के मास्टर अपने डिसाइपल्स को हुक्म देते हैं कि चलो जल्दी से इस कमीने लियांग का शुक्रिया अदा करो। तो उन सभी ने अपनी सोड एनर्जी को रिलीज करके लियांग को थैंक यू बोला। वहीं पर निंग्या अपने साथियों से कह रही थी कि चलो मेरे दोस्तों डीमंस का सर्वनाश करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।